सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको समास की परिभाषा। ठीक है, आज हम समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं। परिभाषा है इसकी, दो शब्दों के मेल से दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, समास की परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। फिर ये कहता है कि हाँ, कुछ इसमें समास की विशेषताएं हैं। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, समास की विशेषता, ये तो परिभाषा हो गई। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें समास की 2 से 3 परिभाषा दे रखी है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि समास का विग्रह, हाँ, समस्त पद का जब विग्रह किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, समास विग्रह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसको समास कहते हैं। ठीक है, लेकिन आसान परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं पहले हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, ये क्या है? ये है समास विग्रह। क्या है ये समास विग्रह है। जब इसका राजा का पुत्र, ठीक है, ये दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। ये हमने परिभाषा में हमने परिभाषा पढ़ी है, दो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है राजा का पुत्र। ठीक है, यानी कि दो शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला यानी कि पूर्व पद राजा और उत्तर पद है यानी कि दूसरा पद पुत्र। ठीक है, दूसरा पद है यानी कि पूर्व पद है यहाँ पर, उत्तर पद है नहीं, यहाँ पे बेटा ये पहला पद यानी कि पूर्व पद तो हो गया राजा, दूसरा पद उत्तर पद हो गया पुत्र, और ये समास विग्रह है। ठीक है, और इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का मेल है। ठीक है, जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो का विभक्ति चिन्ह है जो, इसका लोप हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और समस्त पद बन जाएगा राजा, राजपुत्र। समस्त पद बन जाएगा राजपुत्र। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं हम। समास की विशेषताएं यहाँ पे लिखते हैं, समास की विशेषताएं। ठीक है, नंबर 1 पे है, समास में दो पदों का योग होता है। ठीक है, परिभाषा में भी आया था, ये कहता है कि समास में दो पदों का
योग यानी कि मेल होता है। ठीक है, समास में दो पदों का योग होता है। नंबर 2 पे है, दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, परिभाषा में भी था ये, दो पद मिलकर नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, इसे समस्त पद कहते हैं। इसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो फिर नंबर 3 पे है, समास में एक पहला पद होता है। पहला पद होता है जिसे पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, फिर कहता है एक दूसरा पद होता है जिसे उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि समास है, नंबर 3 में कह रहा है कि समास में दो पद होते हैं, एक पहला पद एक उत्तर पद, दूसरा पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व होता है पहले, और दूसरे पद को यानी कि दूसरा शब्द है जो, उसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें से दो शब्द निकल के आते हैं, एक पहला पद एक दूसरा पद, यानी कि दो शब्द निकल के आ गए। तो पहला पद यानी कि पूर्व पद और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 पे कहता है ये, दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे, ठीक है, इससे पहले मैंने एक उदाहरण यहाँ पे करवा था, राजपुत्र है, यहाँ पे समस्त पद है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, समास विग्रह बन जाएगा राजा का पुत्र। तो इसमें जो ये का विभक्ति चिन्ह है, ये का विभक्ति चिन्ह, ठीक है, जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे है समस्त पद, ठीक है, इसका समास विग्रह है राजा का पुत्र, और जब हम इसको एक समस्त पद बनाएंगे, राजपुत्र बनाएंगे, तो इसमें जो का विभक्ति चिन्ह जो इसके बीच में आई है, का विभक्ति चिन्ह, इसका लोप हो जाता है, अंत हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाती है, ये हट जाती है, तो एक समस्त पद बनता है राजपुत्र। तो इसी तरह ये यहाँ पे कह रहा है कि दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे
एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। समस्त पद ले लेते हैं यहाँ पर एक हम, ठीक है, एक समस्त पद है। एक यहाँ पे समास विग्रह करते हैं हम, समास विग्रह, ठीक है। समस्त पद है एक रसोई घर, रसोई घर, ठीक है। जब हम रसोई घर का समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, समास विग्रह बन जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। हमने रसोई घर पद का जब समास विग्रह किया तो समास विग्रह हुआ रसोई के लिए घर। जो ये यहाँ पे बीच में के लिए, यानी कि तो पहला पद हो गया पूर्व पद, क्या हो गया ये पूर्व पद, और ये दूसरा पद हो गया यानी कि उत्तर पद, ठीक है। ये कहता है कि इन दोनों के बीच में जब समास विग्रह करते हैं, पहले पद के और उत्तर पद के बीच में विभक्ति चिन्ह आती है, ठीक है। ये आ गई रसोई घर, एक समस्त पद लिया हमने, जब उसका समास विग्रह किया तो रसोई के लिए घर, तो के लिए जो कारक विभक्ति चिन्ह आई है, ठीक है। जब हम इन दोनों का एक मेल करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, एक समस्त पद बनाते हैं, तो बीच में जो कारक विभक्ति चिन्ह है ये हट जाएंगी, इनका लोप हो जाएगा और एक समस्त पद बन जाएगा रसोई घर, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आगे कहता है कि समास विग्रह, एक परिभाषा लिख लो समास विग्रह की। समास विग्रह की परिभाषा, ठीक है, याद रह जाएगा तुम्हें, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक में ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, विद्यार्थियों ने ये कॉपी में राइट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समस्त, समस्त, समस्त पद के, समस्त पद के पदों, पदों को अलग अलग, अलग अलग करने की, करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, परिभाषा दोबारा पढ़ता हूं मैं। समास विग्रह की परिभाषा है समस्त पद, समस्त पद यानी कि ये जैसे रसोई घर, ठीक है, इसका समास विग्रह किया था रसोई के लिए घर, तो ये कहता है समस्त पद, समस्त पद हो गया रसोई घर, ठीक है। इसकी जगह हम एक दूसरा उदाहरण करेंगे, वैसे बता रहा हूं मैं। समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे एक समस्त पद है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, ठीक है। ये क्या है, एक समस्त पद है और इसको अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, यानी कि अलग हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। समास विग्रह किया हमने, इनमें बीच में कारक विभक्ति चिन्ह आ गई है के लिए, ठीक है। और जब इसका समस्त पद बनाते हैं हम,
तो इनका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगी और एक समस्त पद बन जाएगा प्रयोगशाला। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है समास के भेद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये तो समास के बारे में वैसे जानकारी थी। ठीक है, मुख्य जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है, समास के भेद। ठीक है, ये तो कॉमन परिभाषा थी, उदाहरण थे। तो आगे समास के भेद कितने हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा, पहचान, वो सभी हम करेंगे। तो यहाँ पे समास के भेद, ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे समास के भेद। ठीक है, तो ये कहता है कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। इसमें दो गौण होते हैं, गौण होते हैं। ठीक है, गौण कौन से हैं, गौण कौन कौन से हैं वो भी मैं बता दूंगा कौन से हैं। ठीक है, उसमें भी एक मुख्य होता है और एक गौण होता है, वो अलग है। लेकिन ये कहता है कि मुख्यतः चार प्रकार के हैं। ठीक है, वो हम अलग लिख लेंगे और जो गौण है वो भी अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर कहता है कि इस प्रकार समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो हम मुख्य लिख लेते हैं यहाँ पर, मुख्य समास, मुख्यतः समास। ठीक है, और उसी के नीचे गौण लिख देंगे। ठीक है, नंबर 1 पे आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, नंबर 2 पे आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे है यहाँ पर द्वंद्व समास। और नंबर 4 पे है कर्मधारय समास। नंबर 5 पे है यहाँ पर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, नंबर 6 पे है, ये बहुव्रीहि समास है जो ये
मुख्य में आता है, लेकिन एक अलग प्रकार से बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है, इनमें समास का विग्रह करने पर पता चलता है कि विशेषता क्या बताई गई है, कौन सा पद इसमें प्रधान है और कौन सा नहीं। ठीक है, ये लगभग एक समान से होते हैं। बच्चे इनका समास विग्रह करने में और समास का नाम बताने में, ठीक है, मुश्किल होती है, उनको बता नहीं पाते। तो घबराने की बात नहीं है। अगर कर्मधारय का समास का उदाहरण पूछा है या ये पूछा है कि समास कौन सा है, तो वह उसके समास विग्रह पर निर्भर होता है कि समास विग्रह करने पर हमने कौन सा समास विग्रह करके उसका नाम दिया है। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रहे। अगर दोनों एक साथ हैं तो दोनों उत्तर सही होंगे, लेकिन समास विग्रह अलग अलग इनका होता है। ठीक है, हाँ, वो भी उदाहरण के साथ मैं समझा दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नंबर 6 पे है द्विगु समास। ये गौण भेद है। कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास ये गौण है। ठीक है, जो ये अंतिम दो हैं, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। बहुव्रीहि समास है तो ये भी मुख्यतः है, लेकिन कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत ही कम अंतर है। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछे जाते। ठीक है, और समास विग्रह करने पर पता चलता है कि समास कौन सा है, उसमें विशेषताएं पता चल जाती है हमें। ठीक है, इनमें पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान कौन से समास में है वो भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो नंबर 6 पे था द्विगु समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं अव्ययी भाव समास। नंबर 1 पे करेंगे हम अव्ययी भाव समास। परिभाषा है इसकी, लिखेंगे सभी बच्चे। जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यानी कि इसका हम ये भी कह सकते हैं, इसका पहला पद प्रधान होता है। इसका, ये भी लिख लेंगे, इसका पहला पद यानी कि पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, आजीवन। आजीवन एक ही है, ये सब एक ही शब्द है, समस्त पद है, एक ही है, आजीवन। ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं, इसका हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर। लगभग बच्चों के सामने यही समस्या होती है कि अव्ययी भाव समास है, वो उनको परिभाषा के माध्यम से समझ में नहीं आता।
ठीक है। तो जैसे ये कहता है कि इसमें पहला पद पूर्व पद होता है जो वो प्रधान होता है, आजीवन, जीवन भर। ठीक है, बच्चे नहीं समझ पाते ऐसे जब हम समास विग्रह करते हैं या समस्त पद बनाते हैं तो उनको समझने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें 4 मुख्यतः बातें हैं, वो याद रखेंगे तो अव्ययी भाव समास आपको कभी इसमें कभी कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कभी भी आप इसको नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले एक मैं बात इसमें बताता हूँ कि इसमें बच्चे ये ध्यान से लिख लेंगे और समझ लेंगे, ये बात आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये समास की पहचान बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी पाठ्य पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी और लगभग हर विद्यार्थी को इस परिभाषा से वो समझ नहीं पाते, उनको अनेक समस्याओं का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गहन चिंतन के बाद ये 4 बिंदु मैंने निकाले हैं ताकि विद्यार्थी आसानी से इसको समझ सके। इसके अलावा जो 5 उपसर्ग 5 समास हमारे जो बचते हैं वो आसान है, परिभाषा से ही हम समझ जाते हैं, उनमें पढ़ने में समझने में इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होती। बच्चे अव्ययी भाव समास को नहीं पहचान पाते, उन्हें बहुत सारी कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये इतने आसान 4 बिंदु मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है नंबर 1। ठीक है, उपसर्ग होता है। नंबर 2 पे है पहला पद, पहला पद यानी कि पूर्व पद। ये 4 बातें बच्चे याद रखेंगे। पहला पद विभाजित नहीं हो सकता, यानी कि अविभाजित होता है, अविभाजित होता है, यानी कि हम उसको विभाजित नहीं कर सकते, अविभाजित होता है, अविभाजित होता है। नंबर 3 पे है अविभाजित, यानी कि पहला जो पद है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अधिक उसको बांट नहीं सकते, अविभाजित होता है। नंबर 3 पे है, इसी में आ गई है वो बात जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी लिख लेंगे। पहला पद यानी कि पूर्व पद संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त यानी कि छोटा, छोटा होता है। ठीक है, और नंबर 4 पे है, नंबर 4 पे है नंबर 4 पे यहाँ पे रहेगा पहला पद, पहला पद कम अर्थ वाला होता है, कम अर्थ वाला होता है। बच्चे ये 4 जो बिंदु मैंने यहाँ पे बताए हैं ये याद कर ले, आपको कभी भी अव्ययी भाव समास में पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये एक जो समस्त पद है उनको पढ़कर सोच समझकर ये 4 बिंदु मैंने निकाले हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय यानी कि पहला पद प्रधान होता, जैसे समस्त पद लिया हमने आजीवन, समास विग्रह हो गया जीवन भर। ठीक है, तो इसमें जो आजीवन है इस समस्त पद को पढ़ो और इसके नीचे जो मैंने 4 अहम बातें लिखी हैं उनको पढ़ो। इसमें उपसर्ग होता है, समस्त पद में देख लो, पहला
आ क्या है? उपसर्ग है। पहला पद यानी कि पूर्व पद अविभाजित होता है, यानी कि हम उसके ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। फिर नंबर 3 पे पहला पद संक्षिप्त यानी कि छोटा होता है, छोटा है अ, ठीक है, इससे छोटा। जो दूसरा पद है वो इससे बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि पहला पद कम अर्थ वाला होता है, ठीक है। तो ये 4 बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। ये आप ये कहोगे कि एक आसान सा उदाहरण दे के हमें समझा दिया है। आगे इसमें और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आप ये कहोगे कि आसानी से समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे और हाँ, इसमें ये मैं बता दूं कि कुछ वाचक शब्द होते हैं इसमें, ठीक है, वाचक शब्द। नंबर 5 में लिख लो, ये वाचक शब्द होते हैं कौन कौन से? यथा, यहाँ पे ये क्या है? यथा, कथा, ठीक है, प्रति, आदि, एक रह गया आदि वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। यानी कि वाचक शब्द यानी कि पहला शब्द है लगभग इन्हीं से, उस शब्द की इनसे शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और अब यही भाव समास की मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है, समस्त पद एक प्रतिवर्ष, ठीक है। और भी ले लेंगे बेकाम, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर भरपेट। जो मैंने 4 अवयवी भाव समास की 4 विशेषता बताई हैं, 4 बिंदु लिखवाए हैं, उन पे ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि हाँ, इनका समास विग्रह कर लो पहले, फिर हम उन पे चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष समास विग्रह हो जाएगा हर साल, ठीक है। बेकाम, काम के बिना, काम के बिना, ठीक है। एक है भरपेट, पेट भरकर, समास विग्रह क्या बन जाएगा? पेट भर कर, ठीक है, समास विग्रह बन गया पेट भर कर, ठीक है। तो जो समस्त पद होता है, ये रहा समस्त पद, समस्त पद, और ये है समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। मैंने ये आपको 4 बातें जो लिखवाई हैं उन पे ध्यान देंगे। ये कहता है कि समस्त पद जो होता है उसमें उपसर्ग होता है, प्रतिवर्ष, प्रति उपसर्ग रहा। फिर कहता है कि कम अर्थ वाला होता है, ठीक है, कम अर्थ है इसके। फिर है कि वह छोटा होता है, संक्षिप्त होता है, तो प्रति उपसर्ग है ये प्रति, तो हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यह उपसर्ग तक सीमित ही है। फिर ये कहता है कि इसको विभाजित, हाँ वही बात आ गई, विभाजित नहीं कर सकते। तो 4 जो बातें मैंने लिखवाई ये नहीं है कि वो 4 की 4 बातें समस्त पद में हों, 4 बातों में से एक भी बात अगर उसमें हमें मिलती है तो वह अव्ययी भाव समास होता है समस्त पद में, ठीक है। तो जैसे चारों में से एक बात यहाँ पे लागू हो रही है,
प्रतिवर्ष, यानी कि 4 बातों में से मैंने एक बात लिखवाई थी कि पहला शब्द जो है वह उपसर्ग होता है, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। ऐसे ही बेकाम में, ठीक है, बेकाम, बे उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, छोटा है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक, कम अर्थ वाला है ये, ठीक है। चारों बातें इसमें लागू होती हैं, लेकिन अगर एक भी बात इसमें लागू होती है तो वह अव्ययी भाव समास है। इसके बाद भरपेट, तो भर, ठीक है, बेकाम में तो बे उपसर्ग है और भरपेट में भर उपसर्ग है, ठीक है। और समास विग्रह करते हैं जब हर साल काम के बिना पेट भरकर। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा अव्ययी भाव समास। अगर फिर भी आप पाठ्य पुस्तक में से या कोई और आपके पास अलग से समस्त पद है समास का, वो समझ में नहीं आता, तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। निसंकोच बच्चे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, घबराए नहीं, डरे नहीं, ठीक है। तो जो भी कार्य मैंने करवाया है वो सभी आपने हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो भाग इसके बचते हैं भेद जो हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।